दोस्तों नमस्कार। बीजेपी ने जाल तो बिछाया गुजरात चुनाव को लेकर, लेकिन वह सफल हो नहीं पाई। चुनाव आयोग के सामने भी तमाम पत्ते रखकर यह बतलाए कि दरअसल हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात के चुनाव का ऐलान क्यों नहीं करना है, लेकिन सफल हो नहीं पाई। प्रधानमंत्री की यात्रा होगी, ऐलानों की झड़ी लगा दी जाएगी और उसके बाद एक के बाद एक देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स गुजरात जाना शुरू कर देंगे और उसकी शुरुआत देश के गृह मंत्री से होगी, लेकिन सफल हो नहीं पाई। और आज चुनाव आयोग ने जब गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो उसके पास भी कोई तर्क नहीं थे जहां वो बतला पाती कि आखिर क्यों हिमाचल के साथ गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल 1 तारीख और 5 तारीख 2 दिन वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ। इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो आपको वाकई चुनाव आयोग की ऐसे हास्यास्पद स्थिति इससे पहले कभी नहीं मिलेगी कि एक ही दिन चुनाव के परिणाम आने हैं, लेकिन तारीखों का ऐलान अलग अलग दिन कर रहे हैं। हालांकि तर्क तो यह भी दिए गए, मौसम भी देखते हैं और यह भी देखते हैं कि विधानसभा की मियाद पूरी कब हो रही है। तो हिमाचल की मियाद अलग दिन और गुजरात की मियाद अलग दिन, तो एक साथ ऐलान कैसे करते। लेकिन रिजल्ट एक दिन क्यों, और जब 110 दिन पहले चुनाव कराए जा रहे हैं तो ऐसे में चुनाव के परिणाम बाद में क्यों नहीं। यह सारे सवाल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा जरूर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री के लिए गुजरात कितना महत्वपूर्ण है और मौजूदा वक्त में मोदी कैबिनेट के भीतर गुजरात के 7 मंत्रियों की मौजूदगी है और उसके बाद जो 14 मंत्री फहरिस्त में हैं, यह कहते हुए कि अब आपको कमर कस लेनी है और आपको गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना है। जो आदिवासी कल्याण मंत्री होगा वह भी जाएगा, जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा वह भी जाएगा, वित्त मंत्री को भी जाना है, कृषि मंत्री को भी जाना है, रक्षा मंत्री को भी जाना है और विदेश मंत्री को भी जाना है। विदेश मंत्री दरअसल वो राज्यसभा से आते हैं, लेकिन गुजरात से ही राज्यसभा से आते हैं। तो जयशंकर को भी जिस तरीके से वो समूची दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के दायरे में अब उन्हें गुजरात को लेकर भी आना होगा। तो समूची कैबिनेट नवंबर के महीने में क्या कोई काम नहीं करेगी? और जो डगमगा गई परिस्थिति, उसके पीछे मोरबी की घटना है, मोरबी का हादसा है, मोरबी का हत्याकांड है। कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि जो सलीका तय किया गया था उसमें इस बात पर ध्यान रखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी किन किन जिलों में 3 दिनों तक सफर करेंगे और उन 3 दिनों के दौरान किस किस योजनाओं का ऐलान करेंगे। उन 8 जिलों के बाद अगला नंबर देश के गृह मंत्री का आना था, जहां पर उन्हें 11 जिलों को आकलन करना था और वहां के विधायक और सांसदों के साथ बैठकर एक पूरी की पूरी एक नई बिसात बिछानी थी। और उसके बाद इस देश के कैबिनेट के मंत्रियों की फहरिस्त शुरू हो जाती और उसके साथ राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार लिए हुए भी दिल्ली से मंत्री जाते, क्योंकि गुजरात के भीतर इस बात का शोर कहीं ज्यादा है कि जिस कैबिनेट के आश्रय गुजरात में सरकार चल रही थी, जब उस पर दिल्ली को ही भरोसा नहीं रहा तो गुजरातियों को भरोसा कैसे होगा। इससे पहले के मुख्यमंत्री, इससे पहले के डिप्टी सीएम, इसके पहले के गृह मंत्री, इसके पहले के वित्त मंत्री, इसके पहले के कृषि मंत्री, इसके पहले के रोजगार मंत्री कैसे भरोसा करें? क्या उनको जातियों में बांट कर देखा जा सकता है? और गुजरात की राजनीति कहती है अगर हिंदू मुस्लिम की लकीर मिट गई, यानी धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण ठहर गया और जातियों के नाम पर उभार हो गया, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल और बीजेपी के साथ साथ नरेंद्र मोदी के लिए भी सियासी बिसात मुश्किल पड़ जाएगी। तो जरा सिलसिले को समझने की कोशिश कीजिएगा कि गुजरात को लेकर जो पूरी प्लानिंग बीजेपी ने की वह किस तरीके से मोदी की यात्रा के दिन से शुरू हो जानी थी। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा गुजरात में होती है और शुरुआत होती है, वैसे ही मोरबी की घटना सामने आ जाती है। यानी मोरबी का दुखद हादसा अगर चुनाव ऐलान के बाद हुआ होता तो बीजेपी कटघरे में खड़ी नहीं होती।
लेकिन कटघरे में कुछ इस तरीके से खड़ी है कि आज चुनाव आयोग को गुजरात की तारीखों के ऐलान से पहले मोरवी को लेकर शोक व्यक्त करना पड़ा। प्रधानमंत्री को मोरबी जाकर शोक व्यक्त करना पड़ा। रैलियां करते रहे, घूमते रहे, भाषण देते रहे, सब कुछ चलता रहा। तो गुजरात के भीतर की स्थिति इस बात से समझ लीजिए कि बीजेपी 33 जिले जो गुजरात के हैं उसमें उसका प्रभाव जो है सिर्फ 11 जिलों पर है, बाकी जगहों पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। और 11 जिलों से भी प्रभाव अगर कम होता चला जाएगा तो स्थिति नाजुक हो जाएगी। इसीलिए पूरी की पूरी प्लानिंग जिस दिशा में की गई है उसमें आने वाले वक्त में इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री जयशंकर जो राज्यसभा से चुनकर आए हैं गुजरात की सीट से, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये सभी को गुजरात बहुत तेजी से जाना है। और किसानों की स्थिति नाजुक है, किसानों के भीतर आक्रोश है। तो तोमर जी की मौजूदगी वहां इस बात की पुष्टि करेगी कि किस तरीके से वह चाहते थे कि गुजरात के किसान भी किसी डायमंड मर्चेंट की तरह बिजनेस करें और एग्रीकल्चर में चमक पैदा करें। कपास का किसान जो रो रहा है गुजरात के भीतर, उसके आंसू पोंछने के लिए भी नए डिजाइन से कृषि मंत्री को जाना है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, सवाल एजुकेशन का है तो एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आपको गुजरात में नवंबर भर में नजर आएंगे। स्मृति ईरानी कैसे भूल सकते हैं, वह तो माइनॉरिटी अफेयर्स भी देखती हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट तो देखती ही हैं। और मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता में ताकतवर और सबसे करीब मानी जाती हैं और गुजरात को लेकर उनकी संवेदनाएं कोई आज से नहीं है, वह 2002 से है। तो उन संवेदनाओं के आश्रय स्मृति ईरानी को भी वहीं गुजरात में नजर आना है। अर्जुन मुंडा आदिवासी क्षेत्र, खासतौर से जो 27 सीटें हैं आदिवासी इलाकों की, उन इलाकों में अर्जुन मुंडा को जाना है। भूपेंद्र यादव लगातार अमित शाह के साथ ट्रैवल करते रहे तो लेबर एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी उनको कोई नई दृष्टिबोध वहां पर देनी है। और गुजरात के भीतर इस बात को हमेशा से बीजेपी सच मानती रही और नरेंद्र मोदी ने इस बिसात को बाखूबी बिछाया भी कि दरअसल केंद्र से जब कोई मंत्री आता है वो उनके कार्यकाल में नहीं, अपने कार्यकाल में तो वो आडवाणी जी को भी कुछ नहीं समझते थे, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति में जो औरा केंद्र के मंत्रियों का रहता है, गुजराती वोटर उससे अभिभूत हो जाता है। तो बिसात कुछ इस तरीके से बिछ रही थी कि ये तारतम्य टूटे नहीं और इसी तारतम्य के समानांतर इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान भी कर दे और लगे ऐसे कि जैसे केंद्र सरकार ने गुजरात को गोद ले लिया है और पूरी केंद्र सरकार गुजरात में झोंक दी गई है। यह झोंकी जाएगी क्योंकि लिस्ट में नाम और भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जाना है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी जाना है। सरदारों की तादाद वहां पर भी बहुत है, सिखों की तादाद भी वहां पर बहुत है और इस मायने से वहां पर हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी अर्बन डेवलपमेंट को भी लेगी, कच्छ के इलाके में, सौराष्ट्र के इलाके में खास तौर से। और अनुराग ठाकुर को भी जाना है, हालांकि उनके अपने गृह राज्य हिमाचल में भी वोटिंग होगी, लेकिन उससे निपटने के बाद यह परिस्थिति शुरू होती है गुजरात की। तो सिस्टमेटिक तरीके से कहीं कोई डिस्टर्बेंस किसी को ना हो। और चूंकि जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं तो उनका गृह राज्य हिमाचल है, वहां से तुरंत निपटें और उसके बाद इंतजार करें चुनाव परिणाम का और इंतजार के दौर में गुजरात चुनाव के चुनाव प्रचार में कूद जाएं। कोई भी यह सवाल कर सकता है कि इन तारीखों का ऐलान तो पहले भी हो सकता था जब रिजल्ट का दिन एक है, लेकिन नहीं। जिन तर्कों को चुनाव आयोग ने दिया इतना हास्यास्पद है। वो मौसम देख रहे थे, मियाद देख रहे थे कब पूरी होगी, वह वहां की परिस्थितियों को देखते हुए इस बात का भी जिक्र कर गए। तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि जनवरी फरवरी मार्च में जहां चुनाव होने हैं उसको इनके साथ इंटैक्ट क्यों नहीं कर दिया गया? पत्रकार क्या यह भी सवाल पूछेंगे, लेकिन किसी पत्रकार ने नहीं पूछा जनाब जनवरी फरवरी मार्च में चुनाव होने कहां, यह तो बता दीजिए। ना तेलंगाना में होने हैं, ना कर्नाटक में होने हैं, ना छत्तीसगढ़ में होने हैं, ना राजस्थान में होने। आप इस तरीके के तर्क क्यों गढ़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए? लेकिन इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्वायत्त संस्था है और इस देश के भीतर में स्वायत्तता को लेकर जो परिस्थिति केंद्रीय सत्ता की ताकत ने दिखा दी है उसमें स्वायत्तता की परिभाषा बदल गई। लेकिन बहरहाल अगला सवाल यह है क्या वाकई मोरबी ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसमें वह पूरी की पूरी लकीर डिरेल हो गई, जिसको मोदी और शाह बिसात के तौर पर गुजरात के लिए बिछा रहे थे? यकीनी तौर पर हो गई, क्योंकि उस बिसात के भीतर का सच क्या था?
इसको इस रूप में समझिए कि गुजरात के भीतर से पिछले कैबिनेट एक्सपेंशन में 3 गुजरातियों सांसदों को और शामिल किया गया। दर्शना जरदेश जो ओबीसी से आती हैं, ये रेलवे और टेक्सटाइल में स्टेट मिनिस्टर हैं। देबू सिंह चौहान ये क्षेत्रीय हैं और महेंद्र गुंजपारा यह कोली समाज से आते हैं और कोली समाज की मौजूदगी जो वहां पर अपने तौर पर है वो एक लिहाज से सबसे ज्यादा ओबीसी में कोली ही है। कोली और ठाकुर इन दोनों को मिला दीजिएगा तो एक लिहाज से ये 40% के लगभग है गुजरात के भीतर। तो उनके भी मंत्री को, उससे पहले मनसुख मांडिया और पुरुषोत्तम रूपाला थे, दोनों पाटीदार समाज से आते हैं। तो राज्य की राजनीति में जातियों का समीकरण और धर्म के ध्रुवीकरण के आश्रय सियासत कैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स के जरिए साधी जाए और इलेक्शन कमीशन की तारीखों का ऐलान, प्रचार में कोई मुश्किल ना आए और जो एक के बाद एक ऐलान होने हैं उसमें भी कोई रुकावट ना आए, ये पूरी की पूरी बिसात धरी की धरी रह गई क्योंकि मोरबी की घटना ने समूचे देश को झकझकोर कर रख दिया। लेकिन सवाल यही है कि पूरा देश जिस वक्त आहत और दुखी में था उस वक्त प्रधानमंत्री शब्दों के जरिए दुख व्यक्त कर रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार में वह कूद चुके थे क्योंकि गुजरात का मतलब उनके लिए क्या है। और बीते 27 बरस से अगर गुजरात में बीजेपी की सत्ता है और इसी कालखंड में सत्ता खिसक जाएगी तो 2024 में हवाइयां अभी से उड़ने लगेगी। कोई फंडिंग करने वाला नहीं होगा, जो गुजराती सबसे ज्यादा फंडिंग करते हैं बीजेपी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर या फिर उनके जरिए इस देश की जो एजेंसियां घुमड़ती हैं। हो सकता है यह सारे सवाल एक झटके में गुजरात चुनाव परिणाम के बाद आ जाए। यहां यह भी महत्वपूर्ण है, जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर चुनाव आयोग कहता है जब परिणाम आएंगे तो सभी शांत हो जाएंगे। तो चुनाव आयोग परिणामों को लेकर भी चिंतित है और परिणामों के आश्रय कह रहा है कि दरअसल उस समय आप कोई तर्क नहीं कहेंगे, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे और स्वायत्तता हमारी बरकरार रहेगी। यह एक लेगेसी है चुनाव आयोग की। किसी ने टीएन शेषन का नाम नहीं लिया, किसी पत्रकार ने यह नहीं कहा कि वह किस तरीके से चुनाव के दौरान बड़े बड़े नेशनल पार्टीज के अध्यक्षों को भी अपने दरवाजे पर खड़ा कर देते थे और किसी को बख्शते नहीं थे। इस बात का जिक्र भी नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल जब हम जातियों का जिक्र कर रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ 2-3 बातें और साफ हो जाए कि ओबीसी की तादाद गुजरात में सबसे ज्यादा, उसके बाद आदिवासी आते हैं। लेकिन आदिवासी इलाकों में पहुंच और पकड़ बीजेपी की बहुत कम है और पाटीदारों के भीतर जो आक्रोश है और उनकी मौजूदगी खासतौर से लेउआ जो 8% है, कड़वा जो 6% है, यानी लगभग 14% के लगभग जो पाटीदार समाज के भीतर है वह भी कहीं उलझे हुए हैं। मुस्लिम तबका 9%, वह भी इस सरकार को लेकर कहीं साथ खड़ा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, आदिवासी, पाटीदार और मुस्लिम, अगर इन तीनों को भी आप जोड़िएगा तो यह भी लगभग 35% के लगभग आ जाते हैं। और दूसरी तरफ ओबीसी की बड़ी धारा है और दलित भी 7% जोड़ दीजिएगा तो स्थिति और नाजुक। इस बात का जिक्र अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात बिसात के भीतर छुपा है। वह जिस बिसात को बिछाना चाह रहे हैं उस बिसात के दायरे में ड्रग्स नहीं आते हैं, जो कि वहां पर पोर्ट्स पर ड्रग्स पकड़े गए, जो अडानी के पोर्ट्स थे, उसको लेकर जो शोर मचा। उनके दायरे में यह सवाल नहीं है कि महंगाई क्या है, कर्मचारियों की समस्या क्या है, पूरी सरकार क्यों बदल दी गई, उस पर से भरोसा क्यों उठ गया और मुख्यमंत्री ऐसा बनाया गया जो आपके साथ खड़ा होने में थरथर कांपे। ऐसी परिस्थिति आ गई तो गुजरात के चुनाव दिल्ली के चुनाव हैं, गुजरात के चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बिसात के चुनाव हैं। गुजरात के चुनाव में पूरी बीजेपी जो बटी हुई नजर आ रही है गुजरात को लेकर, उसको भी एकजुट करना है इन्हीं अगले दिनों में, चंद 2 हफ्तों के भीतर में। और बीजेपी के साथ आरएसएस भी खड़ी हो, विश्व हिंदू परिषद भी खड़ा हो, किसान संघ भी खड़ा हो और वह जिस तरीके से गुजरात को मथे वह मोदी के अनुकूल मथना चाहिए। इन परिस्थितियों को साधने के लिए मोरबी की घटना ने हर आंखों में आंसू दिए हैं, लेकिन इस दर्द पर कल्हाने और कुम्हाने वाला कोई नहीं है क्योंकि राजनीति पूरे यौवन पर है, पूरी पराकाष्ठा पे है। चुनाव जीतना इस मंत्र के साथ है। अब यहां पर सवाल है कि यह पूरी कैबिनेट
वहां के समीकरण और इन सब के बीच चुनाव आयोग ने जिन परिस्थितियों को पैदा किया उसके मद्देनजर बीजेपी की हालत क्या है। 2002 में गुजरात में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी 127। 21वीं सदी का हम जिक्र कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद का जिक्र कर रहे हैं। 127 से 20 वर्ष में घटते घटते 99 सीटों पर बीजेपी आकर खड़ी हो गई। वह क्यों खड़ी हो गई और समूचे गुजरात में बीजेपी क्यों नहीं है? सवाल यह नहीं कि वहां पर आम आदमी पार्टी की कितनी लोकप्रियता बढ़ चली है, सवाल यह भी नहीं कि सांगठनिक तौर पर कमजोर तो नहीं हो गई है कांग्रेस। जरा समझने की कोशिश कीजिए, गुजरात का चुनाव पहली बार गुजरातियों के लिए है, यानी गुजरात को अपना निर्णय अपने वोटरों के जरिए अपने आने वाले भविष्य को चुनना है और बीते 27 बरस के अतीत की सत्ता को लेकर उनके भीतर जो भी सवाल हो उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव प्रचार खूब करे या ना करे, गुजरातियों के जहन में क्या है उसको लेकर वो साइलेंट है। जो नजर आ रहा है कि जिस तर्ज पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली से निकलकर गुजरात पहुंची आम आदमी पार्टी, तो उसके पीछे सक्रियता किसकी है, किस रूप में है, यह भी गुजरात की जमीन पर जाने पर पता हर किसी को चल भी रहा है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच दो बातों पर ध्यान जरूर दीजिए। 33 जिलों में से 11 जिले ही ऐसे हैं जहां पर सही मायने में बीजेपी की पकड़ है और इन 11 जिलों की 93 सीटों में से 73 सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी। यानी ध्यान दीजिए, 22 सीटों पर यानी 22 जिलों की जो बाकी सीटें बच गई, उन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ 26 विधानसभा की सीटें ही जीत पाई थी बीजेपी। यह स्थिति बीजेपी की है। जो उसके दायरे में 11 जिले आते हैं उसमें सूरत है, वलसाड़ है, भावनगर है, राजकोट है, कच्छ है, नवसारी है, सबरकांठा है, महसाणा है, अहमदाबाद है, पंचमहल है और वडोदरा है। इसके अलावे बीजेपी का प्रभाव किसी जिले में नहीं है। जिन जिलों में कांग्रेस का प्रभाव है उन जिलों की तादाद 13 जरूर है, लेकिन वह छोटे छोटे जिले हैं और यहां की 59 सीटें यानी 59 सीटों में से 46 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। यहां बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी, नजर आ रही थी तो हर जगह एक आध सीट उसने जीत ली। यह सीटों पर बीजेपी कैसे पहुंचे, इसकी प्लानिंग नरेंद्र मोदी के यात्रा, चुनावी यात्रा, अमित शाह की चुनावी यात्रा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की यात्रा, डिफेंस मिनिस्टर की यात्रा, वित्त मंत्री की यात्रा, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की यात्रा, बीजेपी अध्यक्ष की यात्रा, इन यात्राओं के जरिए पूरी बिसात बिछाई गई है। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं, नवंबर के महीने में केंद्र सरकार कोई काम नहीं करेगी, वह गुजरात के भीतर ही रहेगी। और जिन जगहों पर कांग्रेस की मौजूदगी 13 जिलों में है वो है आणंद, बनासकांठा, पाटन, अरावली, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, जामनगर, जूनागढ़ और 5 जगह तो ऐसी है जहां पर बीजेपी एक भी सीट पिछली बार नहीं जीत पाई थी। मोरवी, गिर सोमनाथ, अमरेली, तापी, डांग, इन जगहों पर एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, सभी सीट कांग्रेस जीत गई थी। इन जगहों को कैसे काबिज किया जाए, या फिर जिन 11 जिलों का जिक्र जो हमने शुरू से कर दिया उसको लेकर एक नई बिसात, और उन जगहों की 93 सीटों में से पिछली बार अगर 73 सीट बीजेपी जीती थी, इस बार उसका टारगेट है यहां पर 80 सीट इन्हीं 11 जिलों से आ जाए। तो ध्यान दीजिए, गुजरात के भीतर का जो शोर है और उसके भीतर की जो मुश्किल हालात है, बीजेपी ने अपने सरोकारों के जरिए खुद को ही उससे अलग कर लिया है। उसके राजनीतिक सरोकार सिर्फ चुनावी जीत वाली सीट के इर्द गिर्द नई बिसात के जरिए रेंगने लगे और मोरबी की घटना के बाद इस बात को बीजेपी के भीतर मंथन किया जा रहा है कि जहां जीते थे और जिन जगहों पर जीत सकते हैं उसी पर केंद्रित कीजिए और उस दायरे में 120 सीटें आती हैं। यानी बड़ी लड़ाई 120 सीटें के दायरे में ही लड़िए। जहां पर आप 5000 से कम वोटों से हार गए, 99 सीटों पर आप जीते तो उस पर तो आपको केंद्रित रहना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे तो जिन जगहों पर आदिवासी हैं, जिन जगहों पर किसान हैं, जिन जगहों पर पाटीदार हैं और जिन जगहों पर मोरबी का दर्द है, वहां पर बीजेपी गायब है।
और बीजेपी की यही गायब परिस्थिति बीजेपी के भीतर हड़कंप मचाए हुए है। क्या वाकई नई बिसात के जरिए, जिसमें आम आदमी पार्टी पर भरोसा है कि वह कांग्रेस के वोट को शिफ्ट करा दे, लेकिन अगर हिंदू वोट शिफ्ट हो गए तो कहीं कांग्रेस आगे ना निकल जाए, यह भी सवाल बीजेपी के भीतर रेंगने लगा है। यानी आम आदमी पार्टी अगर मोदी के विकल्प के तौर पर केजरीवाल को रख रही है गुजरात के चुनाव में, तो वोट किसके गायब होंगे? और गुजरात के लोग अगर यह मानकर चल रहे हैं कि यह उनका अपना चुनाव है और राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार के जरिए नहीं, बल्कि आप मंथन करते हुए परिस्थितियों में घुसना और जाना है, तो फिर यह उनका चुनाव है। और तीसरी परिस्थिति हमेशा से डर, पैसा, खौफ के आश्रय चलती है। इस आश्रय को डिगा पाने की ताकत मशीनरी और मैकेनिज्म में होती है। वह मशीनरी और मैकेनिज्म अगर सरकार के हाथ में है, और वो सरकार दिल्ली से बैठ चला रही है चीजों को, क्योंकि गुजरात के भीतर वहां के मुख्यमंत्री की क्या हैसियत है दिल्ली के सामने या वहां पर काम करानों को लेकर, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। और अब तो चुनाव का ऐलान हो गया, कोई नया ऐलान होगा नहीं वहां पर किसी भी योजनाओं को लेकर, लेकिन जो फहरिस्त बनाई गई थी वह एक झटके में अगर धूमिल हो गई, तो क्या यह खतरे की घंटी की आहट मोरबी की घटना बीजेपी के लिए है? हालांकि दर्द पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह सवाल जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं कहेंगे इस पे कुछ। यह संदेश गुजरात के लिए है, और गुजरातियों का संदेश अपने तौर पर 1 और 5 तारीख को जो वोटिंग है उसके मद्देनजर है। आखिर के 4 सवाल। पहला सवाल, क्या गुजरात के चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण से हटकर पहली बार गुजरात के चुनाव 27 बरस को लेकर होने वाले हैं? दूसरा सवाल, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं तो क्या जातीय ध्रुवीकरण के आश्रय वोट इस बार नए तरीके से गुजरात में नया पैटर्न पैदा करेंगे? तीसरा सवाल, जब दिल्ली की पूरी कैबिनेट गुजरात में जा चुकी होगी और अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी होंगे, तो फैसला इस देश की सरकार को लेकर करना है? यह तीसरा सवाल है। और चौथा सवाल, जब समूची साख और समूची राजनीति और सारे दांव ही उस दांव पर लगे हों जो गुजरात के जरिए 2024 की लकीर को खींच रहे हों, तो गुजरात का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। यह मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी के 2024 के चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी करने वाला है। इसके परिणाम इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि दांव और साख दोनों परिस्थितियों में कोई तीसरा शख्स नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ही आकर फंस चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।